हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं श्री विकास, आपके मैथमेटिक्स टीचर, आपके अपने YouTube चैनल मगध क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के सभी वैल्यूज़ को एक एक करके प्रूफ करने के लिए सीखेंगे। तो चलिए आज का क्लास करते हैं प्रारंभ। ओके गाइज, मोस्ट वेलकम। जैसा कि आप लोग जान चुके हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को, डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के डिफरेंट एंगल के लिए डिफरेंट वैल्यूज़ को आप तो टेबल के माध्यम से देख चुके हैं, है ना, याद कर चुके हैं। अब आप यदि जानना चाहते हैं कि इस टेबल में जो वैल्यूज़ हैं वो वैल्यूज़ कहाँ से आए, कैसे इन वैल्यूज़ को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, तो आप वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना चाहते हैं, यदि इन टेबल के वैल्यूज़ को प्रूफ करना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं। सबसे पहले हम 45 डिग्री के वैल्यूज़ को सीखेंगे। तो 45 डिग्रीज के वैल्यूज़ को प्रूफ करने के लिए आपको एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल लेनी होगी। तो चलिए हम बोर्ड पे आपको एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाकर दिखलाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये आपका एक ट्रायंगल है। ये ट्रायंगल यदि राइट एंगल ट्रायंगल हो और इसका नाम ABC दे देते हैं, तो ये आइसोसेलेस होना चाहिए, तो इनके परपेंडिकुलर साइड्स जो हैं इक्वल होंगे। अब हम कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल ABC है, जो कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो चलिए इसी बात को हम लिख देते हैं कि इन राइट, या तो लिख दीजिए, सीधा लिख दीजिए कि इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC एंगल B इक्वल टू कितना, तो एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। इससे पता चल गया कि राइट एंगल है। फिर उसके बाद क्या, उसके बाद AB इक्वल टू BC, यानी AB और BC इक्वल है। इसका मतलब क्या कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अच्छा, AB और BC इक्वल है ना, तो दोनों कितना के इक्वल रहा होगा। तो चलिए हम मान लेते हैं कि AB BC दोनों इक्वल है। कितना के इक्वल है, तो K के इक्वल है। वेयर K इज एनी कांस्टेंट, वेयर K इज कांस्टेंट, K कोई कांस्टेंट है, यानी K के जगह कोई भी लंबाई AB और BC की हो सकती है। तो चलिए हमने AB की लंबाई K मान ली है, तो आइसोसेलेस होने के कारण BC की भी लंबाई क्या हो जाएगी, K हो जाएगी। अब हम इस राइट ट्रायंगल का हाइपोटेनस AC निकाल सकते हैं। तो AC निकालने के लिए आप फार्मूला यूज कर सकते हैं, रूट अंदर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कि AB कितना है आपका, K है, स्क्वायर तो स्क्वायर, प्लस तो प्लस BC ना, तो BC का वैल्यू कितना है, BC का वैल्यू कितना है, K है, स्क्वायर तो स्क्वायर दे देंगे, K स्क्वायर, दोगो K स्क्वायर ना, दो का तो रूट नहीं निकलेगा, ये रूट में ही रह जाएगा। K पर स्क्वायर है तो K रूट से बाहर निकल गया। इस तरह से आप AC का वैल्यू निकाल चुके हैं, √2K। AC का वैल्यू आप निकाल चुके हैं कितना, √2K। आप तो यह भी बात जानते हैं ना कि किसी भी ट्रायंगल में यदि दो साइड्स इक्वल हों तो उनके कॉरेस्पॉन्ड ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ट्रायंगल आप देख रहे हैं, इन ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल में है ना AB और BC दोनों क्या है, AB और BC दोनों क्या है, इक्वल है। जब AB और BC दोनों इक्वल है ना, तो पक्का है कि AB के अपोजिट एंगल C और BC का अपोजिट एंगल A, ये दोनों एंगल भी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। कह सकते हैं कि इन ट्रायंगल ABC AB इज इक्वल टू BC, इसीलिए एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। अच्छा, एंगल A और एंगल C दोनों इक्वल है ना,
तो चलिए इन दोनों को हम लोग थीटा के इक्वल ऐसा क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि एंगल ए और एंगल सी कितना के इक्वल है, तो थीटा के इक्वल है। यानी एंगल ए का वैल्यू भी थीटा हम दे सकते हैं और एंगल सी का भी वैल्यू हम क्या दे सकते हैं, थीटा दे सकते हैं, क्योंकि दोनों एंगल तो सेम ही होंगे ना। हम तो यह भी जानते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री होता है। एंगल ए का वैल्यू कितना है, थीटा है। एंगल बी का वैल्यू कितना है, 90 डिग्री है। एंगल सी का वैल्यू कितना है, एंगल सी का वैल्यू थीटा है। इक्वल टू में कितना है, तो इक्वल टू में 180 डिग्री है कि नहीं है ना। तो थीटा थीटा टू थीटा 180 प्लस 90 उधर गया तो माइनस 90 टू थीटा ना, 180 में से 90 गया तो बताइए कितना होगा, 90। इस तरह से आप थीटा का वैल्यू निकाल लो, इनटू में 2 उधर गया तो डिवाइड में 2 कितना हो गया, 45 डिग्री। यानी थीटा का वैल्यू कितना आप निकाल चुके हैं, 45 डिग्री। थीटा का वैल्यू आप कितना निकाल चुके हैं, 45 डिग्री। थीटा का वैल्यू आप कितना निकाल चुके हैं, 45 डिग्री। अच्छा, हमें ये सब नहीं, हमें तो साइन 45 का वैल्यू चाहिए। अच्छा, आपको साइन 45 का वैल्यू चाहिए, तो साइन तो ठीक है 45, तो 45 के बदले थीटा है ना, इसको सी का लें या तो 45 को ए भी कह सकते हैं, दोनों में से कुछ का लीजिए। तो चलिए यहाँ पर हम 45 को सी कह देते हैं, क्योंकि 45 सी जो है एंगल वो 45 है। साइन सी, और साइन का मतलब क्या होता है, p/h। p का मतलब परपेंडिकुलर, किसके लिए परपेंडिकुलर, सी के लिए परपेंडिकुलर। तो सी का अपोजिट साइड जो ए बी है ना, वह सी के लिए क्या है, परपेंडिकुलर है। और ये एच हाइपोटेनस, सी के लिए हाइपोटेनस, तो सी के लिए हाइपोटेनस, हाइपोटेनस तो वही होगा जो राइट एंगल का अपोजिट साइड है, ए सी। तो आप इस तरह से ए बी का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ए बी का वैल्यू कितना है, के है। और ए सी का वैल्यू, ए सी का वैल्यू कितना है, बोलो, ए सी का वैल्यू है √2 के, है कि नहीं है। तो के कैंसिल हो गया, तो 1/√2। इस तरह से आप देख सकते हैं कि साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/2 आ चुका है। और यहाँ टेबल में भी हमें साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/2 ही बता रहा है। अब इस तरह से आप चाहें तो cos 45 डिग्री का भी वैल्यूज को निकाल सकते हैं। cos 45 डिग्री, तो cos 45, तो 45 के लिए c मान लीजिए, cos c। तो cos का मतलब क्या, b/h ना, b का मतलब बेस, किसके लिए, c के लिए। तो c के लिए बेस कौन, तो c के लिए बेस कौन, BC। और हाइपोटेनस, हाइपोटेनस यानी राइट एंगल का अपोजिट साइड, राइट एंगल का अपोजिट साइड है ना, राइट एंगल का अपोजिट साइड बाबू क्या कहलाएगा, हाइपोटेनस कहलाएगा। तो हाइपोटेनस कौन है, AC है। BC, तो BC कितना है आपका, K है। और AC, तो AC कितना है आपका, √2K है। K कैंसिल हो गया, तो कितना बच गया, 1/√2 बच गया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि cos 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 आ गया है। cos 45, यदि आप टेबल में भी देखते हैं ना, तो आपको 1/2 ही दिखता है। तो आपने इस तरह से cos 45 का वैल्यू भी प्रूव किया। इसी तरह से आप tan 45 डिग्री का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। tan तो ठीक है, 45 के लिए आप 45 को c कह दीजिए। तो tan का मतलब क्या होता है, p/b, यानी परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर c के लिए ना, तो c के लिए परपेंडिकुलर, c का अपोजिट साइड यानी कौन, AB। और बेस, किसके लिए बेस, c के लिए ना बेस, तो c के लिए बेस कौन, तो बेस हो गया आपका BC।
इस तरह से ए बी का वैल्यू कितना हो गया, तो ए बी का वैल्यू हो गया कितना, के, है ना, और बी सी, तो बी सी का वैल्यू कितना है, तो बी सी का भी वैल्यू कितना है आपका, के कैंसिल हो गया तो कितना हो गया, 1। अब इस तरह से आप cot 45 का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। cot तो cot और 45 को हम लोग लिखेंगे c, और cot c का मतलब होता है बेस बाई परपेंडिकुलर। c के लिए बेस ना, तो c के लिए बेस कौन है, BC, है ना, और परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर C के लिए कौन है, तो C का अपोजिट साइड जो AB है ना, C के लिए परपेंडिकुलर कहलाएगा BC। तो BC का वैल्यू कितना पुट करेंगे, तो BC का वैल्यू K पुट करेंगे। AB का वैल्यू कितना होना चाहिए, तो AB का वैल्यू K होना चाहिए। K कैंसिल तो कितना बच गया, 1 बच गया। आप मैच कर लीजिए टेबल से कि cot 45 का वैल्यू 1 होता है, cot 45 का वैल्यू मैच करके देखिए तो कितना होता है, 1 होता है ना। तो आप सेक 45 डिग्री का वैल्यू और कॉसेक 45 डिग्री का वैल्यू आप इसी तरह से निकाल सकते हैं। यदि आप सेक निकालना चाहते हैं तो 45 को क्या लिखिएगा, तो 45 को आप लिखिएगा सी लिखिएगा ना, और कॉसेक सी का मतलब क्या होता है, सेक सी का मतलब हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है। हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस कौन है, राइट एंगल का अपोजिट साइड AC क्या है आपका, हाइपोटेनस है। बेस, तो बेस किसके लिए, C के लिए ना, तो C के लिए बेस कौन है, तो C के लिए बेस BC है, जो BC है ना। अब AC का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो AC का वैल्यू कितना है, तो AC का वैल्यू √2k है, और BC का वैल्यू कितना है, तो BC का वैल्यू k है। के कैंसिल, क्या बच गया, √2 बच गया। सेक 45 डिग्री का वैल्यू √2, यहाँ भी मिला लीजिए, तो सेक 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √2 होता है। कॉसेक 45 भी आप इसी तरह से निकाल सकते हैं। कॉसेक, तो कॉसेक 45, तो 45 के लिए क्या यूज करेंगे, C, और कॉसेक C का मतलब क्या होता है, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस कौन, तो AC, परपेंडिकुलर किसके लिए, C के लिए ना, तो C के लिए परपेंडिकुलर, C का अपोजिट साइड कौन, AB। इस तरह से AC का वैल्यू कितना, AC का वैल्यू √2k, और AB का वैल्यू, तो AB का वैल्यू के कैंसिल, क्या हो गया, √2 हो गया। तो कॉसेक 45 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया, √2 हो गया। तो इस तरह से हम सभी टी रेशियोज के 45 डिग्री एंगल के लिए वैल्यूज को निकालने के लिए सीखा। अब हम लोग अगले चरण में 30 डिग्री और 60 डिग्री एंगल वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यूज निकालने के लिए सीखते हैं। तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि अब हम लोग चर्चा करेंगे 30 डिग्री और 60 डिग्री के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यूज निकालने के लिए। तो 30 डिग्री और 60 डिग्री के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यूज यदि आप निकालना चाहते हैं तो आपको एक ट्रायंगल लेना होगा। कैसा, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल लेना होगा। तो चलिए मैं एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लेता हूँ। यह एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसे हम लोग समबाहु त्रिभुज कहते हैं। यह इक्विलेटरल समबाहु त्रिभुज तब कहलाता है यदि इनके तीनों भुजाएं बराबर होती है। तो आप देख सकते हैं कि इन ट्रायंगल ABC, आप जो ट्रायंगल ABC देख रहे हैं, इस ट्रायंगल का जो साइड AB है ना और साइड BC है और एक साइड कौन है, AC है, और ये तीनों साइड आपस में क्या है, इक्वल है, क्योंकि ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं। जानते हैं ये तीनों साइड कितना के इक्वल हैं, तो ये तीनों साइड कुछ के तो इक्वल रहे होंगे ना,
कुछों के इक्वल रहे होंगे, तो मान लीजिए कि ये साइड ए का इक्वल है, यानी ए का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, किसी भी लंबाई का, किसी भी लेंथ का ये साइड्स हो सकते हैं। हमने इन तीनों साइड्स को ए के इक्वल मान लिया है। आप तो यह भी जानते होंगे कि यदि ट्रायंगल इक्विलैटरल होता है तो इसका ईच एंगल, प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है? 60 डिग्री का होता है। इस ट्रायंगल का तीनों साइड इक्वल है, यानी ट्रायंगल इक्विलैटरल है, इसलिए इसका ईच एंगल 60 डिग्री का होगा। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी तीनों इक्वल होंगे कितना डिग्री के? तो 60 डिग्री के। यहाँ पर हम लोग कंट्रैक्शन करते हैं। कंट्रैक्शन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर कि ये जो वर्टेक्स पॉइंट ए है ना, इससे एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, एडी। ड्रा एडी, क्या ड्रा किया? एडी परपेंडिकुलर ऑन बीसी, यानी बीसी एडी ड्रा किया जो बीसी पर क्या है? परपेंडिकुलर है, यानी 90 डिग्री के साथ आकर खड़ी हुआ है ना। तो चलिए इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपका जो एक ट्रायंगल है जो दो ट्रायंगल्स में डिवाइड हो चुके हैं, है ना। एक ट्रायंगल कौन? तो एक ट्रायंगल ए डी बी, ट्रायंगल ए डी बी, एंड एक ट्रायंगल कौन? ए डी सी, ट्रायंगल ए डी सी। इन दोनों ट्रायंगल में देखिए तो इस ट्रायंगल का एंगल डी, दैट इज ए डी बी, और इस ट्रायंगल का एंगल डी यानी ए डी सी। ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। कितना के इक्वल हैं? 90 डिग्री, और 90 डिग्री को हम लोग राइट एंगल कहते हैं। जरा देखिए कि ये जो ट्रायंगल का ये जो 90 डिग्री राइट एंगल है ना, इसका अपोजिट साइड कौन है? ए बी, और इस ट्रायंगल के राइट एंगल जो डी है ना, इसका अपोजिट साइड कौन है? ए सी। और ये दोनों साइड जो हैं ए के इक्वल हैं, यानी आपस में इक्वल हैं, और ये दोनों राइट एंगल का अपोजिट साइड होने के कारण ये क्या है? हमारा हाइपोटेनस है। फिर उसके बाद इस ट्रायंगल का साइड एडी और इस ट्रायंगल का भी साइड एडी दोनों आपस में इक्वल हैं, है ना, क्योंकि कॉमन है, दोनों में एक ही साइड है। तो हम जानते हैं कि किसी भी दो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल हो, हाइपोटेनस सेम हो और साइड एक इक्वल हो, तो आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी से, अकॉर्डिंग टू आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी, अकॉर्डिंग टू आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी, ये जो आप ट्रायंगल देख रहे हैं, ये जो ट्रायंगल देख रहे हैं आप, कौन सा ट्रायंगल? ए डी बी कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए किस ट्रायंगल का? ए डी सी का, है ना। चलिए एक बार मिला के लिख लीजिए कि हमने लिखा है जो सही लिखा है कि नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहला राइट एंगल है कौन? डी और डी, तो यहाँ डी मिडिल में, यहाँ डी मिडिल में। चलिए ठीक है, ए बी और ए सी दोनों इक्वल साइड हैं, तो ए बी और ए सी, चलिए ए बी का अपोजिट डी और ए सी का अपोजिट डी, चलिए तो मैच कर गया है। दूसरा कौन है? ए डी और ए डी, तो ए डी का अपोजिट कौन? बी, और ए डी का अपोजिट कौन? सी, यानी बी का कौन? सी। चलिए ठीक है, यानी लिखा हुआ भी सही है। जानते हैं यदि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुका है तो पक्का है कि इनके बाकी पार्ट्स जो है ना वो भी इक्वल होंगे। यहाँ पर तो आपने देखा कि ए बी इक्वल है किसके? ए सी के, और ए डी इक्वल है किसका? ए डी का, लेकिन बच गया कौन? बी डी, वो इक्वल होना चाहिए किसका? डी सी का। बी डी इक्वल होना चाहिए किसका? डीसी का, और बीडी डीसी दोनों इक्वल होना चाहिए कितना का? तो पूरे के हाफ का इक्वल होना चाहिए,
BC के हाफ का। BC कितना था आपका a/2, यानी BD कितना आ चुका है आपका a/2 आ चुका है। DC कितना आ चुका है आपका, तो DC भी आपका a/2 आ चुका है। अब इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल आप देख रहे हैं, दोनों में से कोई एक ट्रायंगल को देख सकते हैं। अब आप तो चलिए कौन से ट्रायंगल को देखें, तो चलिए पहले वाले ट्रायंगल ADB को देख लेते हैं। इन ट्रायंगल ADB, इस ट्रायंगल को देखिए, आपको AB दिख रहा होगा, BD दिख रहा होगा, लेकिन अभी तक आपको AD दिख रहा है क्या? AD आपको नहीं दिख रहा है। तो AD निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, तो AD निकालने के लिए हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, दैट इज रूट अंदर AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से, है ना। तो AB आपका कितना है, तो AB आपका A है ना, स्क्वायर तो स्क्वायर माइनस BD, तो BD आपका कितना है a/2 है ना, स्क्वायर तो a का स्क्वायर माइनस a का भी स्क्वायर और 2 का स्क्वायर कितना 4, इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं तो 1, एलसीएम ले लीजिए तो 4 में 1 से डिवाइड 4 और 4 में a स्क्वायर से मल्टीप्लाई 4a स्क्वायर, माइनस तो माइनस 4 में 4 से डिवाइड 1 में a स्क्वायर से मल्टीप्लाई a स्क्वायर, 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर सब ट्रैक हो गया तो 3a स्क्वायर और अपॉन कितना 4। अब आप देख सकते हैं 3 का तो स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं, a पर स्क्वायर है तो 3 स्क्वायर रूट से नहीं निकला, लेकिन a पर स्क्वायर है तो a स्क्वायर रूट से निकल जाएगा। 4 का भी स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इस तरह से आपने AD कितना निकाला √3a/2। आपने AD कितना निकाला, तो AD आपने निकाला कितना √3a/2। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपने दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट किया था, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट किया था, तो ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हैं और एक कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। यहाँ पर एंगल कौन BAD और एंगल कौन CAD, दोनों एंगल क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ये दोनों एंगल कितना के इक्वल होना चाहिए, तो पूरा के हाफ का इक्वल होना चाहिए, यानी हाफ ऑफ एंगल BAC, दैट मीन्स BAC एंगल कितना डिग्री का है 60 डिग्री का है, तो हाफ कर दीजिए तो कितना हो गया 30 डिग्री। यानी ये जो एंगल निकल आया जो कितना डिग्री का है, ये भी एंगल कितना डिग्री का निकल आया 30 डिग्री का। यदि अब आप यहाँ तक प्रोसेस कर चुके हैं तो आप बहुत नज़दीक हैं आप सारे वैल्यूज़ को निकालने के लिए। तो चलिए एक एक करके हम सभी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग साइन 30 डिग्री का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। साइन 30 डिग्री का वैल्यू, साइन तो साइन 30, तो ये जो 30 डिग्री है दैट मीन्स कौन A, तो 30 डिग्री को हम A लिख सकते हैं। साइन का मतलब क्या होता है, साइन मतलब P/H, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर किसके लिए, A के लिए, तो A के लिए परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यानी एंगल A का अपोजिट साइड, एंगल A का अपोजिट साइड इस ट्रायंगल में A का अपोजिट साइड कौन BD है ना, और फिर उसके बाद हाइपोटेनस यानी राइट एंगल का अपोजिट साइड, तो राइट एंगल कौन D, इसका अपोजिट साइड कौन AB, तो हाइपोटेनस में कौन AB। BD, तो BD का वैल्यू कितना, तो BD का वैल्यू A/2। AB का वैल्यू कितना, AB का वैल्यू A। वो तो खैर फ्रैक्शन में है, ये फ्रैक्शन में नहीं है, तो इसका डिनोमिनेटर 1 दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। A/2 डिवाइड का उल्टा मल्टीप्लाई, 1 ऊपर और A नीचे है ना।
ए कैंसिल हो गया तो कितना बच गया, a बाई 1/2, यानी साइन 30 डिग्री का वैल्यू आप कितना निकाल चुके हैं, साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं और यहाँ भी देख सकते हैं। आप यदि cos 30 डिग्री का वैल्यू निकालना चाहते हो तो cos 30 डिग्री, तो 30 डिग्री का मतलब कौन, ए ना, और cos का मतलब बेस बाई हाइपोटेनस, बेस किसके लिए, ए के लिए, तो ए के लिए बेस कौन, ए डी, और हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कौन, ए बी। ए डी का वैल्यू कितना, √3 अपॉन ए बी, ए बी का वैल्यू कितना, ए, इसके नीचे कुछ नहीं तो √3a/2 डिवाइड का उल्टा मल्टीप्लाई 1 ऊपर और a नीचे, a कैंसिल, तो √3 अपॉन cos 30 का वैल्यू √3/2। यहाँ भी देखिए तो cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 है ना। इसी तरह से हम tan 30 डिग्री का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो tan 30 डिग्री, तो 30 डिग्री का मतलब a, और tan a का मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर a के लिए, तो a का अपोजिट साइड BD जो है ना वो क्या हो गया आपका, परपेंडिकुलर बेस a के लिए, तो a के लिए बेस कौन, AD, BD, तो BD का वैल्यू कितना, a/AD, तो AD का वैल्यू कितना, √3a/2 कैंसिल, तो a/√3a, तो a कैंसिल कर दीजिए तो 1/, तो tan 30 का वैल्यू 1/√3, tan 30 का वैल्यू 1/√3। आप cot 30 का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, cot 30 का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो cot 30 का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, है ना, cot तो cot 30, तो 30 का मतलब a, और cot a का मतलब बेस बाय परपेंडिकुलर, और इस तरह से आप इसको आगे प्रोसीड करके cot का वैल्यू निकाल सकते हैं। आप चाहें तो sec 30 और cosec 30 डिग्री का भी वैल्यू इसी तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं अब आपको 60 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए बता दूं। यदि आप साइन 60 डिग्री का वैल्यूज निकालना चाहते हो तो साइन 60 डिग्री, तो 60 डिग्री का मतलब इस ट्रायंगल में चलिए या इसमें चलिए, ऐसे तो मैं इसी में चला हूँ तो इसी में 60 लेते हैं, तो 60 का मतलब कितना, B, और साइन B का मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर B के लिए, तो B के लिए परपेंडिकुलर कौन, AD, और हाइपोटेनस, तो B के लिए हाइपोटेनस कौन, AB। AD का वैल्यू, तो AD का वैल्यू √3a/2, √3a/2, और AB का वैल्यू A, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो ये कितना हो जाएगा आपका √3a/2, और ये डिवाइड का उल्टा मल्टीप्लाई 1 ऊपर और a नीचे, a कैंसिल हो गया, तो √3/2, √3/2। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपने साइन 60 का वैल्यू निकाला, और साइन 60 का वैल्यू कितना निकला, √3/2 निकला। साइन 60 डिग्री का वैल्यू यहाँ भी आप देख सकते हैं तो √3/2 होता है। इसी तरह से आप cos 60 डिग्री का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो cos 60 डिग्री, तो 60 डिग्री का मतलब B ना, और cos B, cos के लिए बेस बाय हाइपोटेनस,
तो बेस बी के लिए, तो बी के लिए बेस कौन, तो एंगल बी का बेस कौन है ना, एंगल बनाने वाला साइड, तो ए बी तो होगा नहीं, बी डी ना, बेस कौन, बी डी। और हाइपोटेनस कौन, तो हाइपोटेनस आपका ए बी है ना। बी डी कितना है आपका, तो बी डी देख लीजिए कितना है आपका, a/2। ए बी कितना है आपका, तो ए बी का वैल्यू है ए, नीचे कुछ नहीं तो 1, a/2 और डिवाइड का उल्टा मल्टीप्लाई, 1 ऊपर और ए नीचे, कैंसिल कर दीजिए तो कितना हो गया 1/2। cos 30 का वैल्यू 1/2। आप टेबल में भी देख लीजिए तो cos 60 का वैल्यू ना आप निकाले हैं, cos 60 का वैल्यू 1/2। टेबल में भी देख लीजिए cos 60 का वैल्यू, tan 60 आप इसी तरह से निकाल सकते हैं, tan 60 तो tan 60, तो 60 का मतलब एंगल बी ना, तो एंगल बी, tan का मतलब क्या, परपेंडिकुलर बाय बेस, बी के लिए परपेंडिकुलर, तो बी के लिए परपेंडिकुलर आपका कौन है, एडी है। बेस कौन सा है, तो बेस आपका बीडी है। एडी का वैल्यू कितना है, तो एडी का वैल्यू देख लीजिए, एडी का वैल्यू √3a/2 है। और बीडी का वैल्यू, तो बीडी का वैल्यू कितना है, a/2 है। 2 कैंसिल, a कैंसिल, कितना बच गया √3। tan 60 का वैल्यू √3, आप टेबल में भी देख सकते हैं tan 60 का वैल्यू √3 है। इसी तरह से आप cot 60, sec 60 और cosec 60 डिग्री का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम उम्मीद करते हैं कि इस बात को आप समझे होंगे। यदि कोई टेक्निकल आपको परपेंडिकुलर हाइट हाइपोटेनस समझ में नहीं आ रही हो तो आप इसका बेसिक वीडियो देखना ना भूलें, जहां आपको परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस की बात बताई गई है और आपको यहां पर समझने में आसान होगा। तो इस तरह से आप 30 डिग्री और 60 डिग्री का वैल्यू आपने देखा। अब हम लोग 0 डिग्री और 90 डिग्री के वैल्यूज़ को निकालने के लिए सीखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना होगा। तो चलिए मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन करता हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ट्रायंगल ABC का एंगल B राइट एंगल ट्रायंगल है। इन राइट ट्रायंगल ABC आपका एंगल C जो है थीटा है ना। एंगल B = 90 डिग्री एंड एंगल C = थीटा। और ये थीटा हम 0 डिग्री का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो थीटा हमारा कितना होना चाहिए, 0 डिग्री होना चाहिए। तो हम देखेंगे कि जब थीटा 0 डिग्री होगा तो क्या होगा, हम हाइपोटेनस को कांस्टेंट रखेंगे। यानी ये जो हाइपोटेनस है जितना लंबा है उतना लंबा ही हाइपोटेनस को रखेंगे, है ना। हाइपोटेनस की लंबाई लेंथ को छोटा बड़ा नहीं करेंगे, हाइपोटेनस के लेंथ को कांस्टेंट रखेंगे। तो हम देख सकते हैं कि अगर जो एंगल है हमारा पहले वाले एंगल से कुछ छोटा हो गया है, तो इसके कारण हमारा ये जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर भी हमारा छोटा हो चुका है। पहले परपेंडिकुलर हमारा AB था और अब हमारा परपेंडिकुलर A', B' हो गया है। तो परपेंडिकुलर पहले के अपेक्षा तो छोटा हो गया है, लेकिन ये जो बेस है जो पहले के अपेक्षा क्या हो गया है, बड़ा हो गया है। एंगल तो छोटा हुआ है लेकिन अभी 0 डिग्री का नहीं हुआ है, हमें 0 डिग्री का एंगल चाहिए। तो चलिए अगर हम हाइपोटेनस को कांस्टेंट रखते हुए एंगल को थोड़ा और छोटा करते हैं, तो एंगल को और छोटा करते हैं तो देख सकते हैं कि हमारा जो परपेंडिकुलर है जो और छोटा हो गया है, जबकि बेस जो है हमारा थोड़ा और बढ़ गया है। परपेंडिकुलर थोड़ा छोटा हो गया है और हाइपोटेनस बेस जो है हमारा बड़ा हो गया है। एंगल तो कुछ छोटा हुआ है लेकिन 0 डिग्री का एंगल अभी नहीं हुआ है। ज़रा आप अनुमान लगाइए कि ये एंगल जो है 0 डिग्री का हो जाए, यानी एंगल एकदम छोटा होकर 0 डिग्री का हो जाए, तो ये जो हाइपोटेनस है जो ये बेस पर आकर
ओवरलैप हो जाएगा, तो बेस और हाइपोटेनस दोनों इक्वल हो जाएंगे। और ये जो परपेंडिकुलर है, जो एंगल के साथ साथ छोटा हो रहा है, तो जब एंगल 0 डिग्री का होगा तो ये परपेंडिकुलर भी आपका क्या हो जाएगा, छोटा होकर 0 हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जब एंगल C 0 डिग्री का होगा तो बेस और हाइपोटेनस इक्वल होंगे और परपेंडिकुलर 0 हो जाएंगे। अब इस तरह से आप साइन 0 डिग्री का वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन 0 दैट इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है, 0, हाइपोटेनस कुछ भी रहे ना, 0 अपॉन समथिंग दैट इज 0 ही होता है। यदि आप cos 0 का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, देखिए बेस और हाइपोटेनस दोनों सेम है, तो बेस को हाइपोटेनस से रिप्लेस कर देते हैं तो दोनों कैंसिल होकर 1 हो जाता है। तो cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया, 1। साइन 0 0, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 और cos 0 डिग्री का वैल्यू 1, cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 है ना। इसी तरह से हम tan 0 डिग्री का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो tan का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हमारा कितना है, 0, बेस कुछ भी रहे, 0 अपॉन समथिंग दैट इज 0, यानी tan 0 का वैल्यू 0, tan 0 का वैल्यू 0। आप इसी तरह से cot 0 निकाल सकते हैं। cot 0 दैट इज बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस कुछ भी रहे, परपेंडिकुलर तो हमारा 0 है ना, तो जब डिनोमिनेटर में 0 रहे तो उसका वैल्यू इनफाइनाइट होता है, यानी cot 0 डिग्री का वैल्यू कितना आ गया, इनफाइनाइट। cot 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, इनफाइनाइट। इसी तरह से आप sec 0 डिग्री का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो sec के लिए क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो यहाँ हाइपोटेनस और बेस दोनों इक्वल है ना, तो हाइपोटेनस को बेस से रिप्लेस कर दीजिए या बेस को हाइपोटेनस से रिप्लेस कर सकते हैं। तो इस तरह से sec 0 का वैल्यू कितना आ गया, 1। sec 0 का वैल्यू कितना होता है, 1। cosec 0 का वैल्यू भी निकाल लीजिए आप। तो cosec 0 दैट इज हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस कुछ भी रहे, हमारा तो परपेंडिकुलर 0 है, तो 0 जब भी डिनोमिनेटर में आएगा तो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो cosec 0 का वैल्यू इनफाइनाइट हो गया। cosec 0 का वैल्यू आप देख सकते हैं कि इनफाइनाइट है। तो इस तरह से आपने 0 डिग्री के एंगल के लिए डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यूज़ निकालने के लिए सीखा। एक लास्ट आपका बच गया है 90 डिग्री। तो चलिए हम लोग थोड़ा 90 डिग्री पे भी बात कर ही लेते हैं। तो यदि आप 90 डिग्री के सभी वैल्यूज़ को निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन करना होगा। तो चलिए मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर ही लेता हूँ। तो यह आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल लगभग बन ही चुका है। तो इस ट्रायंगल का हम लोग नाम लिख लेते हैं ABC, है ना। तो इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री और एंगल C इज थीटा, तो अब हम यहाँ पर 90 डिग्रीज का वैल्यू निकाल रहे हैं, यानी थीटा जो होना चाहिए हमारा 90 डिग्री का होना चाहिए। तो थीटा को 90 डिग्री करेंगे और हाइपोटेनस को कांस्टेंट रखेंगे। तो हाइपोटेनस का लेंथ नाप लीजिए। तो हाइपोटेनस यदि हमारा इतना बड़ा है तो हाइपोटेनस को कांस्टेंट रखेंगे, हाइपोटेनस को चेंज नहीं करेंगे और उसके बाद हम एंगल को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारा जो परपेंडिकुलर है, जो पहले के परपेंडिकुलर के अपेक्षा अब जो परपेंडिकुलर है जो कुछ बड़ा हो गया है, लेकिन बेस जो है पहले से अब छोटा हो गया है और एंगल जो थीटा है वो कुछ बढ़ चुका है। एंगल तो बढ़ चुका है लेकिन अभी 90 डिग्री का नहीं हुआ है। अभी एंगल को बढ़ाकर और बड़ा करना पड़ेगा ताकि 90 डिग्री हो जाए। तो चलिए अगर एंगल को थोड़ा और हमने बड़ा किया तो एंगल को हम जब बड़ा करते हैं तो अबर देखिए, तो अबर परपेंडिकुलर हमारा जो है, अबर परपेंडिकुलर पहले के अपेक्षा से परपेंडिकुलर कुछ और बड़ा हो जाता है और बेस पहले के अपेक्षा से और छोटा हो जाता है। यदि इस एंगल को हम 90 डिग्री कर देते हैं,
परपेंडिकुलर कर देते हैं। यदि हमारा थीटा 90 डिग्री का हो जाएगा तो ए परपेंडिकुलर जो है बड़ा होकर हाइपोटेनस के इक्वल हो जाएगा। ये जो परपेंडिकुलर है धीरे धीरे बड़ा हो रहा है ना 90 डिग्री पर। ये जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस है एक दूसरे को ओवरलैप करेगा और परपेंडिकुलर हाइपोटेनस के इक्वल हो जाएगा। और बेस जो है छोटा होते होते कितना हो जाएगा, तो छोटा होते होते एकदम छोटा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब क्या है, आप साइन 90 डिग्री का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो P/H होगा। P का वैल्यू, P और H दोनों इक्वल है तो P को H से रिप्लेस कर दीजिए और H/H कैंसिल हो गया तो 1। साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1। यहाँ भी देखिए तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू आपको 1 दिखता है। कॉस 90 निकालना चाहते हैं तो बेस बाय हाइपोटेनस। बेस कितना है आपका 0, हाइपोटेनस कुछ भी रहे 0/H दैट इज 0, यानी कॉस 90 डिग्री का वैल्यू, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू आप देख सकते हैं कि 0 ही होता है। tan 90 निकालिए तो tan के लिए क्या होता है P/B। तो परपेंडिकुलर को छोड़ दीजिए और बेस कितना है आपका 0, तो 0 यदि डिनोमिनेटर में हो तो उसका वैल्यू इनफाइनाइट होता है। tan 90 इनफाइनाइट, यहाँ भी आप देख सकते हैं tan 90 कितना है इनफाइनाइट है। इस तरह से आप cot 90 भी निकाल सकते हैं बेस बाय परपेंडिकुलर करके। बेस आपका कितना है 0 और परपेंडिकुलर कुछ भी रहे 0/समथिंग दैट इज 0। cot 90 का वैल्यू 0 आ चुका है। यहाँ भी आप मिला सकते हैं cot 90 का वैल्यू 0 ही होता है। इस तरह से आप sec 90 का वैल्यू निकाल सकते हैं। sec का मतलब हाइपोटेनस बाय बेस। हाइपोटेनस कुछ भी रहे, बेस तो आपका 0 है ना, और बेस डिनोमिनेटर में यदि 0 हो तो उसका वैल्यू इनफाइनाइट होता है, यानी sec 90 का वैल्यू इनफाइनाइट। मिला लीजिए sec 90 का वैल्यू इनफाइनाइट होता है। और cosec 90 का वैल्यू कितना होगा, तो cosec 90 डिग्री का वैल्यू आपका, तो cosec के लिए हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर दोनों इक्वल है तो हाइपोटेनस को परपेंडिकुलर से रिप्लेस कर दीजिए और इस तरह से कैंसिल होकर कितना हो गया 1। तो cosec 90 डिग्री का वैल्यू आप यहाँ मैच कर सकते हैं कि 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। मैं आपको बता दूँ कि इस तरह से आपने डिफरेंट टी रेशियोज़ के डिफरेंट एंगल के लिए डिफरेंट वैल्यूज़ को निकालने के लिए सीखा। तो ये वैल्यूज़ निकालने का एक मेथड आपको बताया गया है। इन वैल्यूज़ को और हम दूसरे मेथड से भी निकालते हैं। तो दूसरे मेथड से निकालने के लिए आपको अगले पार्ट में वीडियो दिया जाएगा जिसमें आपको किसी दूसरे मेथड से इन वैल्यूज़ को निकालने के लिए सिखलाया जाएगा। यदि आपको इसमें कोई टेक्निकल वर्ड में प्रॉब्लम हो, जैसे परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप उस वीडियो को जाकर देखिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ पर आपको परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस यानी ट्रायंगल के जितने भी पार्ट्स हैं उनके बारे में डिटेल रूप से आपको जानकारी दी गई है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। हम आपसे फिर मिलते हैं। जय हिंद।